सरकार के शिक्षा मंत्री सम्मानित श्री रोहित ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में CPS श्री संजय अवस्थी जी, हमारे भरूच के विधायक सुरेश कुमार जी, चंबा के विधायक नीरज नैयर जी, हमारे कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी जी, कुटलैंड के विधायक विवेक शर्मा जी, सुदर्शन बबलू जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय ओंकार जी, DS राणा जी, रवि चोपड़ा जी, डॉक्टर SS नेगी जी, जलालुद्दीन जी, हमारे जलालुद्दीन फिल्म मेकर जी, पीयूष डोगरा वर्ल्ड बैंक के पीयूषी, कीर्तिमान अवस्थी जी, मुनमुन फिल्म मेकर जी, सभी सम्मानित हमारे साथीगण और सभी युवा सपीड़ के हमारे प्यारे बच्चे, युवा साथियों, मैं जब रवि चोपड़ा जी बोल रहे थे उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। जलवायु परिवर्तन एक नए स्वरूप में आ रहा है। 2 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी और हमने पहले बजट में अपना इच्छा शक्ति को जाहिर किया। हमने कहा 31 मार्च 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और सरकार ने इस दृष्टि से काम करना शुरू किया। इस बीच प्रदेश में आपदा आई और ये एक आपदा हमें कई सबक सिखा कर गई। मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो पिछले वर्ष आपदा आई कि वहां ना गया हूं। जहां भी आपदा आई मैं वहां गया। और चोपड़ा जी, लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, लेकिन पिछली बार जब आपदा आई पूरे प्रदेश में इस प्रकार की आपदा हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई। एक जगह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बड़सर में जमीन 2 जगह से फट गई, पूरा घर उसमें समा गया और एक जगह पूरा पहाड़ ही नीचे बैठ गया। नदी में जब क्लाउड बस्ट होता है तो एक अत्यधिक पानी आता है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन कई जो नदी के किनारे क्षेत्र भी नहीं थे वहां भी प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। चाहे वो मिड हिमालय का क्षेत्र था, चाहे हिमालय का क्षेत्र था। पहले कभी आपने लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश नहीं सुनी थी, अब लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश होना शुरू हुई है। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उससे भी जहां प्रदेश को नुकसान हो रहा है वहां देश को भी नुकसान हो रहा है। जैसलमेर में कभी आपने बारिश हुई, आज बारिश हो रही है और ये बढ़ता ही जाएगा। इसको कोई अभी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में तापमान की गति बढ़ी है, कार्बन उत्सर्जन हुआ है, हमारे जीवन जीने की पद्धति में बदलाव आया है, हमने प्राकृतिक से छेड़छाड़ की, उसका नुकसान धीरे धीरे होने लगा है। लेकिन अभी भी हमारे पास संभलने का वक्त है और ये कोई सरकारें नहीं कर सकती। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है, ये दायित्व बनता है
कि वो पर्यावरण के प्रति सचेत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य और हिमाचल की जीवन शैली और ये सब चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई है। क्योंकि पूरे प्रदेश में मुझे देखने का मौका मिला, पूरे प्रदेश में मुझे घूमने का मौका मिला। चीफ सेक्रेटरी महोदय ठीक कह रहे थे, आप जहां बर्फ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, हिमाचल प्रदेश झीलों का शहर है। मैं भी रायपुर मैदान ऊना गया, जो भाखड़ा का 20 किलोमीटर का एरिया पूरा झील है। पौंग डैम हमारी वेटलैंड है। पूरी जगह ऊपर से जब आप देखते हो तो आपको हर जगह पानी नजर आता है। हमें इन चीजों का भी सदुपयोग करना है और इस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है, ताकि भविष्य की युवा पीढ़ी जो पर्यावरण के क्षेत्र में चुनौतियां आने वाली है उसका मुकाबला करें। और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप पहाड़ को काटेंगे तो जो उसका स्टेटस सेटल होने में लगता है वो 4 से 5 वर्ष लगते हैं। कोई भी आप पहाड़ काट लीजिए, उसका स्टेटस सेटल कब होगा? जब वो मिट्टी बैठ जाएगी। कई बार तो पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, उसके लिए सरकारें दोषी नहीं है, हम सब लोग जिम्मेवार हैं। सरकारें तो 5 साल बाद अब नया मत डाल के चुन देती है। रवि चोपड़ा जी ठीक कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आप ये समझते हैं कि हमने सरकार चुन ली, वोट डाल दिया, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी सरकार को सचेत करने के लिए बन जाती है कि हमारी नीतियां किस दिशा की ओर जा रही है और किस नीतियों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। प्रयास है हमारा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर प्रदेश बने, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जब पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर प्रदेश बनेगा तो यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। कितने पर्यटक आने चाहिए, ओवर टूरिज्म ना हो, इस दृष्टि से भी हमको देखना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही चीजों से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से, हाइड्रो पावर से, और टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। इसलिए हमारा ध्यान टूरिज्म सेक्टर में है, लेकिन प्राकृतिक प्रेमियों को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमने आपने देखा होगा, हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हम जा रहे हैं। हम कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं, डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो ग्रीन हाइड्रोजन में 1 मेगावाट जो भविष्य की ऊर्जा है उसका शिलान्यास हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। ये भविष्य की ऊर्जा है। सोलर पावर प्रोजेक्ट में भी हमने काम किया। ऊना डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया और 4 महीने में 32 मेगावाट हम सोलर पावर प्रोजेक्ट का से हमने उत्पादन भी शुरू कर दिया। हाइड्रो, रिन्यूएबल, विंड, इस सब पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब आर्थिक तंगी हो, पैसे का अभाव हो, तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। सरकार भी बजट के हिसाब से चलती है। जिस तरह परिवार में एक बजट होता है, हर महीने आपको तनख्वाह मिलती है, आपका दूध का खर्चा है, आपका बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, आपका कपड़ों का खर्चा है, आपका रोज सब्जी लाने का खर्चा है, उसी तरह सरकार भी एक बजट के हिसाब से चलती है। बजट को भी डिसिप्लिन करना है, फिस्कल प्रूडेंस कैसे हो उस दृष्टि से भी काम करना है। ये सब समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं।
ये कोई एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकारें आती है जाती है, मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को और युवा की पीढ़ी को अगर हम सही रास्ते से आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे तभी ये प्रदेश आगे बढ़ सकता है। आज पर्यावरण के लिहाज से यहाँ जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संगोष्ठी हो रही है, वेटलैंड के संदर्भ में संगोष्ठी हो रही है। ये एक प्रयास है, ये एक प्रयास है युवा पीढ़ी को समझाने का। हमारे जो वैज्ञानिक आए हैं पर्यावरण से संबंधित वो समझा रहे हैं, हमारे अधिकारी आए हैं, इनसे आपको समझाने का हमारा एक प्रयास ये है कि हमारे प्रदेश की सुंदरता प्रकृति पर निर्भर है, इसको बचाए रखने का दायित्व हमारा है। जंगलों में आग लगा दी जाती है और हम देखते रहते हैं। हम सिर्फ एक फोन तक नहीं कर सकते कि इस जंगल में अभी थोड़ी सी आग लगी है, हम सूचना फायर नंबर पर दी जाए। कोई अपनी जिम्मेवारी समझता नहीं है, वो सोचता है कि जंगल में आग लगी है, मैं आगे चलूं। इन सब चीजों से आपको भी सीखना है कि आपकी जिम्मेवारी भी है। अभी हमने वन महोत्सव मनाया, हमने फैसला किया जो खाली पहाड़ियां होगी वहां उस क्षेत्र की जो फल लगाने वाले पौधे हैं 60% उनको लगाया जाएगा। महिला मंडलों को हम उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। और जो हमारे जंगल है जिस पर हमने पूरी तरह बैन कर रखा है, एक भी पेड़ हम काटने नहीं देते। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। नॉर्दर्न इंडिया में जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारे जंगलों से जाती है। और हम सरकार जो केंद्र सरकार उससे मांग करते हैं कि हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। संवाद के द्वारा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा हम अपनी बात में ढालने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में हमारे जंगल भी बचे और हमारी आय भी हो और जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास है उसके द्वारा दिल्ली तक हमारे जो देश के नागरिक है उनको भी ऑक्सीजन की उचित मात्रा है। हम प्रदेश को सीमाओं में बांट कर नहीं रखना चाहते। जल जंगल वायु की कोई सीमा थोड़ी होती है, लेकिन स्वच्छ जल स्वच्छ वायु की एक अपनी कहानी होती है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर लाभ पड़ता है। और वेटलैंड के संबंध में रवि चोपड़ा जी ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से कि आप सब लोगों के सहयोग से हमें हिमाचल प्रदेश को सुंदर बनाना है। आप अभी देखते होंगे माल रोड के ऊपर हमने काफी सफाई की व्यवस्था की है। वो सरकार का दायित्व नहीं कि सरकार कोई आदमी रख देते, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है, इसमें सफाई रहनी चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम सदुपयोग होना चाहिए, चिप्स का पैकेट आया डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी करके ही हम सीखते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के द्वारा मैं उन्हीं सभी आयोजकों का जो 1.5 दिन से आपकी कॉन्फ्रेंस चली है धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो वेटलैंड से संबंधित पर्यावरण हमारे बुद्धिमान लोग आए हैं, आपने विचार रखे, मैं आपका भी एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगा और चाहेंगे कि हम 31 मार्च 2026 तक कई प्रकार से डिकार्बोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अपने बजट में कटौती करके हमने इस बार 300 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिकल बस खरीदने का प्रयास किया। अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचार है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और भविष्य में आप लोगों को सुख प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।